नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल हिंदी धाम पर। आइए आज की प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी में हमारा पहला प्रश्न है, मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो किस नाटक में मानवीय प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि किया गया है जयशंकर प्रसाद के नाटक में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, क्या कामना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखते हैं। सूचियों का मिलान करना है, इसमें थोड़ा सा प्रश्न छोटा करना पड़ेगा, ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। आइए 38 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 38 नंबर प्रश्न क्या है? हाथ से और मुड़ मुड़ कर देखता हूँ शिकंजे का दर्द जूठन। तो हाथ से किसका है और मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसका है, शिकंजे का दर्द किसका है, जूठन किसका है? तो इनका मिलान करना है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो हाथ से किसका हो जाएगा? हाथ से हो जाएगा रमणिका गुप्ता का। और मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसका हो जाएगा? मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव का हो जाएगा। और शिकंजे का दर्द किसका हो जाएगा? सुशीला टक भौरे का हो जाएगा। और जूठन किसका हो जाएगा? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखते हैं। तो क्या पूछा जा रहा है? उक्त काव्य पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि वाह की आरे नवजीवन अभिरामा, जत देखत तत कहाय न पारिय छौ अनुपम एक ठामा। तो इन पंक्तियों का अर्थ क्या है, यह कवि पूछ रहा है। तो अगले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? आइए देखते हैं। तो ऑप्शन ए है रूप वर्णन करने में सभ्रम की स्थिति में है। ऑप्शन बी आंशिक रूप से रूप वर्णन करने में समर्थ है। ऑप्शन सी क्या है? रूप वर्णन करने में समर्थ है। ऑप्शन डी क्या है? रूप वर्णन करने में असमर्थ है। तो आज का हमारा तीसरा प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रूप वर्णन करने में कवि असमर्थ है। क्या है? कवि असमर्थ है। तो ये हमारा आज का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो क्या है हमारा अगला प्रश्न? इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? बिहारी हिंदी वर्ग में कौन सी बोली नहीं आती है, ये बताना है। तो आज का हमारा अगले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? तो ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी है मगही, ऑप्शन सी है मैथिली, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ी। तो अगले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ी बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखते हैं। संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण।
यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है सुनीत कुमार चटर्जी, ऑप्शन बी है जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन सी है नामवर सिंह और ऑप्शन डी है रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में झरे अजर झरे, रस गगन गुफा में अजर झरे अजपा सुमिरन जाप करे, उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त गगन गुफा का अभिप्राय क्या है। गगन गुफा का अभिप्राय पूछा गया है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका अभिप्राय पूछा जा रहा है। तो गगन गुफा का अभिप्राय क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। इसका ऑप्शन क्या है, आसमान की स्थित गुफा, बी अलौकिक गुफा, सी सहस्त्र चक्र, डी मूलाधार चक्र। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आइए देखते हैं। इसका ऑप्शन उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सहस्त्र चक्र। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, क्या पूछ रहा है, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं। तो हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं, क्या है, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण किसके प्रतीक हैं, लोक हितरक्षक के, लोक निरपेक्ष के, आत्मनिष्ठ के, जीवन सापेक्ष के। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण लोक हितरक्षक हैं, लोक निरपेक्ष हैं, या आत्मनिष्ठ हैं, या जीवन सापेक्ष हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लोक निरपेक्ष हैं। क्या है, लोक निरपेक्ष। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए चिंतामणि, ऑप्शन बी है मतीराम, ऑप्शन सी है राम सहाय, ऑप्शन डी है अमीर दास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं किया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाँ सुने बहुविधि सब संता, राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाँ सुने बहुविधि सब संता, राम कथा के प्रसंग में यह प्रसंग तुलसीदास ने किससे कहवाई है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, शिव, ऑप्शन बी है याज्ञवल्क्य, ऑप्शन सी है काकभूषुंडी, ऑप्शन डी है तुलसीदास की स्वयं की उक्ति। यह प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है यह प्रश्न परीक्षाओं में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, आप लोग इसका ज़रूर से ज़रूर उत्तर देंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाँ सुने बहुविधि सब संता, राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए शिव, शिव से यह उक्ति
तुलसीदास ने कहवाई है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? कूट भाषा का चयन करना है इसमें। निम्नलिखित में से दंत वर्ण हैं। निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन कौन से हो जाएंगे? तो दंत वर्ण कौन कौन सा हो जाएगा? आप लोग इसका सही उत्तर देंगे। ऑप्शन क्या है? ड, द, ध। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या? सी और डी हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सी और डी में क्या है? द और धा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? देखते हैं। कूट का चयन करना है। निम्नलिखित में से स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास हैं। स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास हैं। तो कौन कौन से हैं स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास? कूट भाषा का चयन करके बताना है। तो निम्नलिखित में से स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास हैं। कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है समय सरगम। ऑप्शन बी है एक जमीन अपनी। ऑप्शन सी है एक चित्रा सुख। ऑप्शन डी है मुझे चांद चाहिए। तो इनमें से कौन कौन सा सही है आपको बताना है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। एक जमीन अपनी और मुझे एक जमीन अपनी और मुझे चांद चाहिए, यह दोनों स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास हैं। तो कौन सा है? बी और डी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बी और डी दोनों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? देखते हैं। रस के संबंध में कहा गया है। रस को अलौकिक आनंद कहा गया है। रस को अलौकिक आनंद तात्क्षणिक अर्थ में कहा गया, तात्क्षणिक अर्थ में कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी रस के अलौकिकत्व का समर्थन किया है। भरत मुनि ने रस निष्पत्ति संबंधी सिद्धांत अपने पूर्व नाटक का भाष्य ग्रहण किया है। तो इनमें से कौन कौन सा सही है? आप लोग को इसका सही उत्तर देना है कूट का चयन करके। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा आज का? देखते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? रस को अलौकिक आनंद कहा गया। सही बात है। रस को अलौकिक आनंद कहा जाता है, यह भी सही है। रस को अलौकिक आनंद तात्क्षणिक अर्थ में भी कहा जाता है, यह भी सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? देखते हैं। निम्नलिखित में से दिनकर काव्य की विशेषता कौन सी नहीं है? दिनकर के काव्य की विशेषता कौन सी है? जातिवादी व्यवस्था का विरोध है, सपाट बयानी है, युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध, व्यक्ति स्वातंत्र्य की प्रतिष्ठा। तो इनमें से कौन से विशेषता दिनकर के काव्य में हमको देखने को मिलती है? तो आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बताएंगे। जातिवादी व्यवस्था का तो विरोध किया गया है, सही है। और सपाट बयानी है इनके? नहीं, बिल्कुल नहीं है सपाट बयानी। युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध है। तो युद्ध का तात्विक और चिंतन और शोषण का विरोध है, यह बिल्कुल सही है। व्यक्ति स्वातंत्र्य की प्रतिष्ठा है, गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए और सी। तो
तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा की पुस्तकें कौन सी हैं। तो रामविलास शर्मा की पुस्तक कौन कौन सी है, आप लोग जल्दी से बताएंगे। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आलोचना के मान तो ये है नहीं, प्रेमचंद और उनका युग ये है, परंपरा का मूल्यांकन यह भी है, और नहीं कविता यह नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी किस ऑप्शन में हमारा है, तो बी और सी ऑप्शन नंबर ए में सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो विकास का उनका सही क्रम कौन सा है, आप लोग जल्दी से बताएंगे। प्राचीन संस्कृत, सौरसेनी, लौकिक संस्कृत, पश्चिमी हिंदी। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। प्राचीन संस्कृत सबसे पहले रहेगा, ऑप्शन ए। उसके बाद सी वाला रहेगा, ऑप्शन सी। लौकिक संस्कृत आ जाएगा, उसके बाद सौरसेनी रहेगा, उसके बाद पश्चिमी हिंदी रहेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए क्रम से ये हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, आइए देखते हैं, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। बिंब के अनिवार्य तत्व हैं, बिंब के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं, आप लोग को इसका उत्तर बताना है। बिंब के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं, इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो क्या 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 दिया गया है हमारा बिंब के अनिवार्य तत्व में, विवरणात्मकता है, कल्पना है, सपाट बयानी, इंद्रियता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कौन कौन से दो ऑप्शन सही हो जाएंगे। आइए देखते हैं बिंब के अनिवार्य तत्व में कौन कौन से आते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा कल्पना हो जाएगा, ये भी सही है। और विवरणात्मकता, ए और बी, ये दोनों हमारा बिंब के अनिवार्य तत्व में आते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। आप लोग जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। प्रेमचंद की किन कहानियों में देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहाँ चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण किया गया। प्रेमचंद की किन कहानियों में देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहाँ चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से देंगे। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, रियासत का दीवान है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, पंच परमेश्वर में। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, शतरंज के खिलाड़ी में। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, बड़े भाई साहब। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। तो इस प्रश्न का उत्तर आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। रियासत का दीवान में प्रेमचंद ने देसी रियासतों का राजाओं का चित्र का राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण किया है, और किस में किया है, और आप लोग जल्दी से बताएंगे। शतरंज के खिलाड़ी, इन दोनों में प्रेमचंद ने देसी रियासतों के राजाओं के चरित्र का और वहाँ चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण किया है। तो इस ए और सी किस विकल्प में है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखते हैं। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो, या किस प्रकार का वाक्य है। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो, किस प्रकार का वाक्य है। तो इसका जल्दी से उत्तर देंगे आप लोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा या मिश्र वाक्य है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
तो क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, देखते हैं। आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने क्या लिखा है? ये हमारा आज का प्रश्न है। उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने क्या लिखा है? आइए देखते हैं विकल्प क्या क्या है। आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। माता पिता अपने बच्चों को मानव धर्म की शिक्षा देंगे। पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लुटे पीटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे। कलयुग में अच्छा समय होगा और लोग सुखी होंगे। निम्नलिखित में से तुलसीदास द्वारा कहे गए विकल्प का चयन करिए। तो उत्तरकांड में तुलसीदास ने क्या कौन से ज्ञान की बातें कही हैं? तो आप लोग इसका उत्तर जल्द से जल्द देंगे। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा। तो ए क्या कह रहा है? आचारहीन वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे, सही है। और हमारा बी क्या है? माता पिता अपने बच्चों को मानव धर्म की शिक्षा देंगे, बिल्कुल नहीं। पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लुटे पिटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे, बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है? शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बताएंगे। शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अभिधा, ऑप्शन बी है लक्षणा, ऑप्शन सी है व्यंजना, ऑप्शन डी है शुद्ध लक्षणा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिधा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? देखते हैं। कौन हूँ कोरिक जतन अब कही काढ़े कौन, भू मन मोहन रूप मिल पानी में को लौन। इस दोहे के संबंध में क्या सही है? कौन हूँ कोरिक जतन अब कही काढ़े कौन, भू मन मोहन रूप मिल पानी में को लौन। इस दोहे के संबंध में क्या सही है? कीने हूँ कोरिक जतन अब कही काढ़े कौन, भू मन मोहन रूप मिल पानी में को लौन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से देंगे। इसमें कहा गया है कि इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है। नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण पानी में नमक की तरह घुल गया। कृष्ण की रूपा शक्ति से नायिका अपने मन को अलग करना चाहती है। कोरिक का अर्थ कचोटना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है और सी तो हो नहीं सकता। और डी कोरिक का कितना होना चाहिए, कोरिक का अर्थ कितनी बार होना चाहिए, कचोटना नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए और बी। ए और बी हमारा किस विकल्प में है? देखते हैं ए और बी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका उत्तर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा क्या? मगही। मगही कहाँ की बोली है? मगही
मैथिली, भोजपुरी। तो ये बिहारी हिंदी की बोली है, ना कि पश्चिमी हिंदी की। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है इसमें? आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है? आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है? तो ऑप्शन ए है जिसमें शब्द और अर्थ दोनों अपना महत्व बनाए रखकर अर्थ प्रतिपादन करें। ऑप्शन बी क्या है? जिसमें शब्द की सत्ता गौण और अर्थ की सत्ता प्रमुख हो। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यापार्थ का अभिव्यक्त करें। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? जहाँ अर्थ की सत्ता गौण और शब्द की सत्ता प्रधान हो। तो आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ, यहाँ व्यंग्यार्थ लिखा जाएगा, व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करें। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, व्यंग्यार्थ इसकी जगह पे होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? सही नहीं है, विशेष ध्यान देना है नहीं पे। तो धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के विरोधी कवि हैं, वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के पक्षधर कवि हैं, वे किशोर भावुकता के लेखक हैं, वे मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। तो इनमें से एक ही सही नहीं है। उस विकल्प का आपको चयन करना है। तो कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के विरोधी कवि हैं। बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, व्यक्ति स्वातंत्र्य के कौन विरोधी रहेगा? तो वह इसका ऑप्शन ए सही है। व्यक्ति स्वतंत्रता के समर्थक है, ना कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के विरोधी कवि हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, और बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, प्रश्न है यह। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? तो क्या कह रहा है? ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? ऑप्शन ए बाणभट्ट की आत्मकथा, ऑप्शन बी है पुनर्नवा, ऑप्शन सी है टेढ़े मेढ़े रास्ते, ऑप्शन डी है वैशाली की नगरवधू। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, टेढ़े मेढ़े रास्ते सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है। राजनीतिक और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका सही क्रम बताना है। तो कौन सा सही क्रम हो जाएगा? प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए परीक्षा गुरु, ऑप्शन बी गोदान, शेखर एक जीवनी, तमस। तो परीक्षा गुरु का समय क्या हो जाएगा? 1882। गोदान का समय क्या हो जाएगा? गोदान का समय क्या हो जाएगा? 1936। और शेखर एक जीवनी का समय क्या हो जाएगा? शेखर एक जीवनी का समय क्या हो जाएगा? 1951। और तमस का सही समय क्या हो जाएगा? तो 1973। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, परीक्षा गुरु, गोदान, शिखर एक जीवनी और तमस। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किस वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विकृत अव्यय, ऑप्शन बी है कारक, ऑप्शन सी है संबंध सूचक, ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी, कारक
कहते हैं उसे। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है? अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो आप लोग जल्दी से बताएंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पहला गिरमिटिया, ऑप्शन बी है जुगलबंदी, ऑप्शन सी है परिशिष्ट, ऑप्शन डी है तीसरी सत्ता। तो आप लोग इसका उत्तर लगा लिए होंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पहला गिरमिटिया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? देखते हैं। भीष्म साहनीकृत तमस उपन्यास का कथानक किन मुख्य विषयों पर केंद्रित है? भीष्म साहनीकृत तमस उपन्यास का कथानक किन मुख्य विषयों पर केंद्रित है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विभाजन की त्रासदी पर, ऑप्शन बी है सामाजिक विषमता पर, ऑप्शन सी है स्त्री विमर्श पर, ऑप्शन डी है सांप्रदायिक द्वेष पर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं। विभाजन की त्रासदी है इस उपन्यास में। आप लोग इसका सही उत्तर लगा लिए होंगे। देखते हैं क्या उत्तर हो जाएगा इसका। विभाजन की त्रासदी है इस उपन्यास में। तमस उपन्यास के बारे में कहा जा रहा है। और सामाजिक विषमता नहीं है, स्त्री विमर्श नहीं है, सांप्रदायिक विद्वेष की भावना है इस उपन्यास में। तो ए और डी किस विकल्प में है हमारा? ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? देखते हैं। राम तुम मानो हो ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या? राम तुम मानो हो ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या? तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम ना रमो तो मन तुम में रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरणगुप्त ने राम के विषय में यह काव्योक्ति किस काव्य ग्रंथ में लिखी है? तो इसका सही उत्तर आप लोग लगा लिए होंगे। चलिए देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बताएंगे। आप लोग इसका सही उत्तर लगा लिए होंगे। या ये देखते हैं क्या है इस प्रश्न का उत्तर। तो ऑप्शन नंबर बी साकेत। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? देखते हैं। कूट का चयन करना है इसमें। पहले प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं विकल्प की तरफ। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखर पर थी अब राजती कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। इन काव्य पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखर पर थी अब रजती कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सूर्यास्त हो गया था? बिल्कुल नहीं। दिवस का अवसान समीप था मतलब सूर्यास्त होने वाला था। गगन था कुछ लोहित हो चला, आसमान में लालिमा फैलने लगी थी। बिल्कुल सही कह रहा है। तरु शिखर पर थी अब रजती, चिड़िया अपने नीड़ों में विश्राम कर रही थी। बिल्कुल नहीं। पेड़ों की पुंगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी। बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं बी और डी किस प्रश्न में है, किस विकल्प में है। तो बी और डी ऑप्शन नंबर ए ही सही है हमारा। क्या? ए ही सही है, बी और डी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यार। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियाँ अंग्रेजी में होगी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 343, ऑप्शन बी अनुच्छेद 344, ऑप्शन
सी है अनुच्छेद 346, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 348। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग इसका उत्तर लगा लिए होंगे तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 348 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में सब कार्रवाइयाँ अंग्रेजी में होंगी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? यह हमारा आज का अंतिम प्रश्न होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न है आज का। तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है राहुल साकृत्यायन, ऑप्शन डी है माता प्रसाद गुप्त। आप लोग इसका उत्तर लगा लिए होंगे। आइए देखते हैं क्या है इस प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी धाम पे आपका एक बार पुनः स्वागत करते हैं। नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।